अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रात मेरे घर पर एक अनजान आवाज़ आई। ये सब उस वक्त हुआ जब मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद शादी में गए हुए थे और मैं इम्तिहान की वजह से घर पर ही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। डरते डरते मैंने दरवाजे से पूछा, कौन है? बाहर से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोले, मुझे मदद चाहिए, मैं ज़ख्मी हूँ। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की और फिर सोचा कि क्या पता किसी को मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला और एक अजनबी औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ था और उसके चेहरे पर खून के निशानात थे। वो तकरीबन 30 साल की दिखाई देती थी, खूबसूरत, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और घबराहट वाज़ेह नज़र आ रही थी। उसने मुझसे जल्दी से अंदर आने की दरख्वास्त की और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो औरत बहुत परेशान और ज़ख्मी लग रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे समझ में आया कि कुछ तो बहुत गलत है। जैसे ही मैंने उस औरत को अपने घर में छुपाने का फैसला किया, अचानक बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहीं छुपा, पुलिस मेरे पीछे है। उस औरत की आवाज़ ने मुझे पूरी तरह हिला दिया और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। वो औरत इतनी घबराई हुई थी कि उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर पुलिस ने घर में घुसकर छापा मारा तो मैं भी इस औरत के साथ फंस जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और मुझे एहसास हुआ कि वक्त अब कम है। अचानक उसने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अब मुझे कहीं छुपा वरना पुलिस मुझे पकड़ लेगी। उसके चेहरे पर सच्चाई थी, लेकिन फिर भी मैं डरी हुई थी। मैंने डरते डरते उससे पूछा, तो कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? उसने सहमे हुए कहा, तुम खुदा का वास्ता मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगी, बस मुझे छुपाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, एतमाद करो। तब बाहर से स्पीकर पर एक ऐलान हुआ, खतरनाक खातून कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने इसे पनाह दी है तो फौरी तौर पर उसे बाहर निकाले, वरना पुलिस घरों की तलाशी शुरू कर देगी। उसकी बातों ने मुझे और भी डरा दिया। वो मुझसे घबराकर बोली, जल्दी से मुझे छुपाओ वरना तुम्हारी जिंदगी भी दाव पर लग जाएगी। मैं मुकम्मल तौर पर घबराई हुई थी। लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? वो कह रहे हैं कि जेल से एक औरत कैदी फरार हो गई है। क्या आप वाकई मुजरिम है? उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे कुछ संजीदा बात कहनी हो, और फिर बहुत खामोश आवाज में कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वाकई जेल की कैदी नहीं, बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक जेलर और पुलिस के पीछे? मेरा दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा। वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने कहा, बड़ी लंबी कहानी है, तुम सुनो तो क्या करोगे? देखो, मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद की है और अपना घर भी खोला है, तो मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का हक है। और वैसे भी मैंने जेल में जेलर के ओहदे के लिए दरख्वास्त दी हुई है। मुझे समझने में मदद मिलेगी कि वहाँ की हकीकत क्या है। वो थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतना जानने की ख्वाहिश है तो सुनो। मैं एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे वालिद पुलिस में हवालदार थे और उन्होंने हमें बचपन से ही सच्चाई और दयानतदारी का सबक पढ़ाया था। यही वजह थी कि मैं हमेशा से पुलिस के महकमे में काम करना चाहती थी और आखिर मैंने जेलर बनने का ख्वाब देखा। जेल के जेलर बनने का मेरा ख्वाब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे किसी भी कीमत पर इस ख्वाब को सच करना है। मैंने जी जान से इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी और जब इम्तिहान का दिन आया तो मैंने पूरा भरोसा रखा। मेरी उम्मीदें पूरी हो गई। मुझे जेल के जेलर के तौर पर नौकरी मिल गई। वालिद जी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जेल में बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम हमेशा दयानतदारी से अपनी ड्यूटी निभाना। ये अल्फाज मुझे हमेशा याद रहते थे। जेल में मेरी पहली पोस्टिंग एक नई चैलेंज थी और जैसे ही मैंने अपना ओहदा संभाला, एक नई दुनिया मेरे सामने थी। ये जेल बहुत बड़ी थी और यहाँ औरतों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी इस सख्त मेहनत और दयानतदारी ने मुझे बहुत जल्द
जेल में मकबूल बना दिया। औरतों के बीच मेरी खास शनाख्त बन गई। मुझे लोग अपनी नरमदिली और काम के लिए लगन की वजह से बहुत पसंद करने लगे थे। जो औरतें पहले मुझसे डरती थी, अब वो मुझसे काफ़ी खुश रहने लगी थी। मेरे काम की हर तरफ तारीफ हो रही थी। इसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया और मैंने मुनीर से शादी कर ली। मुनीर बिल्कुल मेरे वालिद जैसा था, ईमानदार, वफादार और मेहनती। मैं समझती थी कि अब मेरी ज़िंदगी का हर पहलू सही समत में है। मेरी ड्यूटी भी बिल्कुल दुरुस्त चल रही थी और घर का माहौल भी खुशहाल था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान आराम में आ जाता है तो उसकी आजमाइश होती है, और मेरी किस्मत ने मेरी खुशियों को ज़्यादा देर तक रहने नहीं दिया। कुछ दिन बाद मुझे जेल में एक अजीब सी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों से मुझे मालूम हुआ कि जेल में देसी घी के डब्बे रोज़ के हिसाब से आ रहे हैं। शुरू में तो मैं इसे मामूली बात समझा, क्योंकि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीज़ें भेजते हैं। लेकिन जब ये सिलसिला मुस्तकिल बढ़ने लगा और घी के डब्बे रोज़ जेल में आने लगे, तो मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरा दिल और दिमाग कह रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये किसी आम चीज़ का लेन देन नहीं था, बल्कि कुछ छुपा हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे इसकी तह तक जाना होगा कि ये घी के डब्बे आखिर कहाँ जा रहे हैं और किसके पास पहुँचते हैं। मैंने एक वफादार कैदी को अपने लिए जासूस बना लिया। वो अब मेरी वफादार हो चुकी थी और मुझे जेल में हो रही हर छोटी बड़े वाक़ये की मालूमात देती रहती थी। मुझे अब ये पुख्ता यकीन हो गया था कि जेल में कुछ गड़बड़ हो रही है और मुझे उसकी तह तक जानना था। रोज़ की तरह देसी घी के डब्बे फिर से जेल में आए थे। पहले तो मैंने इसे एक आम चीज़ समझा, लेकिन फिर ये सिलसिला मुसलसल बढ़ने लगा। रोज़ाना बड़े बड़े डब्बे आते और जाते रहे और मुझे ऐसा लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फैसला किया कि इन डब्बों की पूरी जांच करनी होगी। एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और ख़ुद उनकी जांच की। अंदर सिर्फ देसी घी था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे सुकून नहीं दे रहा था। मुझे पूरी तरह यकीन था कि इन डब्बों का इस्तेमाल किसी और वजह से किया जा रहा है, और ये बातें मुझे समझने के लिए मुकम्मल मालूमात चाहिए थी। मैंने अपनी जासूस को बुलाया और उससे कहा कि पता करो कि ये देसी घी आखिर किसके लिए आता है और उसका असली मकसद क्या है। वो मेरी जासूस कई दिन तक चुप कर काम करती रही और मुझे मालूमात देती रही। 2 दिन बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर चौंका देने वाला था। उसने कहा कि इन देसी घी के डब्बों को रात के वक्त कुछ खास औरतों को दिया जाता है, एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सिर्फ कुछ मुंतखब लोग और जेल का अमला मौजूद होता है। ये सुनकर मेरी सिफ्टी गुम हो गई। जेल के अंदर रात के वक्त ऐसा क्या हो रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरे कमरे में औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है। क्या ये किसी तरह की साजिश थी या कुछ और? मुझे इन औरतों के नाम चाहिए थे जो रोज़ रात को वहाँ जाते थे। मैंने अपनी जासूस से कहा कि तुम मुझे इनके नाम बताओ जो रोज़ रात को उस कमरे में जाकर देसी घी खाते हैं। मुझे इस पूरी साजिश का पर्दा फाश करना था। जब मैंने अपनी जासूस से उन औरतों के बारे में सुना जिनका नाम देसी घी के मामले में सामने आया, तो मेरी आंखों में हैरानी का एक अजीब सा मिला जुला तासुर था। ये वो ख़वातीन थीं जो पहले नाजुक और कमज़ोर सी लगती थीं, लेकिन अब उनकी सेहत एक बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत नज़र आ रही थी। जासूस ने आहिस्ते से मेरे कानों में कहा, मैम, ये सब इसी देसी घी का असर है। ये एक सीधी सी बात है जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस देसी घी का असली खेल क्या है और इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों किया जा रहा है। मैंने फैसला किया कि अब मुझे रात के शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। रात का वक्त अब मेरे लिए मुकम्मल तौर पर नया था। दिन में मैं घर में आराम करती ताकि रात को जाग सकूं। एक रात जैसे ही रात के 9 बजे मैंने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल आहिस्ता आहिस्ता जेल के रास्तों से चल रही है। मेरे सारे हवास चौकस हो गए और मैं चुपके से उसके पीछे लग गई, ये जानने के लिए कि वो कहाँ जा रही है। मैंने उसे एक अंधे कमरे में जाते हुए देखा और वहाँ जो मंजर मैंने देखा वो मुझे मुकम्मल तौर पर चौंका देने वाला था।
वो खातून कांस्टेबल कुछ कैदियों को देसी घी दे रही थी। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी कि रात के इस वक्त बगैर किसी वजह के देसी घी क्यों दिया जा रहा था, और वो भी इस अंधेरे कमरे में जहाँ हर सरगर्मी पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी था। फिर वो दिन आ ही गया। रात के तकरीबन 11 बजे थे और मैं जानबूझकर अपनी मेज़ पर सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, ताकि अगर कोई आकर देखे तो ये लगे कि मैं सो रही हूँ। चंद ही मिनट के बाद मैंने हल्की सी आहट सुनी। मुझे समझ में आ गया कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने इस आहट को पहचाना। वो कांस्टेबल थी जो मेरे दफ्तर में आकर चुपचाप बाहर निकल गई थी। वो कांस्टेबल आहिस्ता से कहने लगी, लगता है वो नींद की दवा जो मैम को दी थी अब असर करने लगी है। मैम सो रही है। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। इस बात का क्या मतलब था? क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था? मैं तय कर चुकी थी कि अब मुझे इस राज को पूरी तरह से बेनकाब करना है। जैसे ही रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे, मेरी आंखों में सवालों का तूफान था। जिन खवातीन के बारे में मुझे अब तक कोई मालूमात नहीं थी, वो मुसलसल मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं रात की ड्यूटी में देख रही थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। अचानक मेरे पास एक आवाज़ आई। दो कांस्टेबल्स के दरमियान की सरगोशियाँ। दिल धड़कने लगा। बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, सबको जल्दी करना होगा। एक कांस्टेबल ने कहा, जल्दी जल्दी करना है, मैडम को सो जाने का असर होने लगा है। अगर वो जाग गई तो सारे काम पर पानी फिर जाएगा। दूसरे कांस्टेबल ने कहा। उनकी बातों को सुनकर मेरे अंदर एक तजस्सुस का तूफान मच गया। आखिर क्या साजिश कर रहे हैं? मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा था और मुझे इसकी बेनत तक नहीं लगी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। लेकिन क्या? मैंने फौरी तौर पर खड़ा होने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैं उठने की कोशिश की तो मुझे चक्कर सा आ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं गिर पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी चाय में कुछ मिलाया गया था। मेरी समझ से बाहर था कि मुझे क्या हो रहा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सर भारी था और हल्का बुखार सा महसूस हो रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने सबसे पहले उन औरतों की कोठरी की तरफ रुख किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ पुरस्कार सा लगा। मैंने कसम खाई थी कि आज मैं सब जान कर रहूंगी। जैसे ही रात के 11 बजे दस्तक थी, मैं चुपचाप अपनी चाय के कप को खाली करके बगल में रखाई। आज मुझे सोने का ड्रामा करना था। चाय के असर से मुझे लगता था कि अब तक वो लोग कोई गलती कर देंगे। दूसरी बार जब कांस्टेबल बाहर निकला तो मुझे अपनी आंखें बंद किए हुए देखकर वो एक झक्की भी बाहर गया, और फिर मैंने मौका पाते ही चुपचाप अंधेरे कमरे की तरफ रुख किया जहाँ वो औरतें जा रही थी। जैसे ही मैंने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई बात नहीं, एक हल्की सी चमक दिखाई दी। जब मैंने और पास जाकर देखा तो मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसने मुझे पूरी तरह जकड़ दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर वो सब चौंक गई और डर गई। मेरे सामने कुछ औरतें नहीं बल्कि एक सुरंग खोदी हुई थी। वो लोग रात के अंधेरे में कुछ खलाना कर रहे थे और ये सब मेरी आंखों के सामने था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किस हद तक बढ़ चुका है। मेरे स्टाफ के लोग भी इस साजिश में शामिल थे। मुझे अब समझ में आ रहा था कि देसी घी और रात का अंधेरा सिर्फ एक ढकी हुई साजिश थी और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी। इन औरतों ने जो सुरंग खोदी थी वो बहुत गहरी और वसी थी। समझ आ रहा था कि ये काम कई हफ्तों या शायद महीनों से चल रहा था। वो औरतें जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था वो सुरंग के जरिए जेल से फरार होने की मंसूबाबंदी कर रही थी। जेल का स्टाफ और कुछ दफ्तर के लोग इसमें शामिल थे जो पूरी साजिश का हिस्सा थे। जब मैंने सुरंग के बारे में जाना तो मेरा शक सही निकला। लेडी कांस्टेबल को भी देख चुकी थी और उसकी आंखों में घबराहट थी और उसके हाथ में मोबाइल गिर पड़ा था। इस मोबाइल की टॉर्च जल रही थी और वो अंधेरे कमरे में खड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा वो बुरी तरह घबरा गई। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर देसी घी का क्या काम था इस सब में। मुझे पता चला कि सुरंग खोदने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है और यही वजह थी कि इन औरतों को देसी घी दिया जाता था।
اس کا مقصد انہیں طاقت دینا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت تک کام کر سکیں۔ تمام باتیں میرے سامنے واضح ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو کال کرتی، کسی نے میرے سر پر زور سے حملہ کیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں قید تھی۔ یاد آئے کہ میں کچھ بہت اہم معلومات دینے والی تھی، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے میری ساری منصوبہ بندی کو ختم کر دیا۔ میرا شک صحیح نکلا، اس نے ہی مجھے پیچھے سے وار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی سازش کھل کر سامنے آئے۔ اور وہ اکیلی نہیں تھی، ایک اور عورت جو نائٹ شفٹ جیلر تھی، وہ بھی اس کھیل میں شامل تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سن ہو گئی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس سازش کا حصہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وہ ایک لاپرواہ لڑکی ہے۔ ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے تو قانون کی وردی پہن کر غیر قانونی کاموں کو انجام دیا۔ وہ میری نظر میں ایک ایسی انسان بن چکی تھی جس نے اپنی وردی کا احترام کھو دیا تھا۔ اس دن میں نے جان لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی دونوں مل کر جیل میں سرنگ کھودنے والے گروہ کا حصہ تھی۔ ان دونوں عورتوں کی مدد سے ہی وہ جیل میں قید خاتون مجرم سرنگ کھود رہی تھی، اور بدلے میں انہیں موٹے پیسے دیے جا رہے تھے۔ یہ رقم جیسے انہوں نے پیسے کی لالچ میں لیا کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے برابر تھی۔ جب مجھے پوری سچائی کا پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک دن جب میں نے ان دونوں نے پوری سچائی بتا دی، وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس نے میری آنکھوں کے سامنا قبول کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے پہلے ہی اس کمرے میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا۔ یہ کیمرہ ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے اس کی سچائی پتہ چلی، اس نے مجھے اپنے دفتر میں قید کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی چالاکی کو میں نے پہلے ہی ناکام کر دیا تھا۔ میرے ذریعے لگایا گئے کیمرے نے اس دن ساری سازش کو ریکارڈ کر لیا تھا، مگر اس نے میرے خلاف جھوٹی رپورٹ تیار کر دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ رپورٹ عدالت کو بھیجی گئی اور مجھے غائب قرار دے دیا گیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئی، میں نے اسے آزادی پالی اور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ میری تلاش میں ہر قدم میرے پیچھے ہے تاکہ مجھے پکڑ سکیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی سازش تھی، ایک دھوکہ، اور اب وہ مجھ سے ذرا بھی نہیں بچ سکتی۔ یہ میری کہانی تھی جسے سننے کے لیے تم اتنی بے چین تھے۔ میرے کمرے سے بھاگنے کے بعد اب میرے پاس وقت تھا اپنی اگلی چال چلنے کا۔ جیل میں جس طرح کا ماحول بن چکا تھا وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں عورتیں جو اتنے وقت سے جیل کے اندر چھپ کر غیر قانونی کاموں کو انجام دے رہی تھیں، اب مجھے نشانہ بنا چکی تھی، لیکن مجھے خود پر پورا یقین تھا۔ میں ہار نہیں ماننے والی تھی۔ میری آخری امید وہ کیمرہ تھا جو میں نے پہلے سے کمرے میں رکھا تھا، لیکن جیل کے اندر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے باہر جانے کی کوشش کی، مجھے احساس ہوا کہ وہ دونوں اب مجھے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری ہر چال کو بھانپ لیا ہے اور اب میری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے اس جیلر کی ساری کہانی سن کر بھی ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن اب آپ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں گی؟ جیلر کہنے لگی، مجھے بس کسی بھی طرح وہ خفیہ کیمرہ اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ ساری بات چیت ریکارڈ ہے، مگر یہی میں سوچ رہی ہوں کہ اب میرا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں۔ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں کہیں نہیں جا سکتی۔ کسی بھی طرح مجھے اس کیمرے کو حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ پھر اگلے دن میں جیل گئی اور وہ خفیہ کیمرہ لے آئی۔ جیلر نے وہ سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے اور عدالت نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ اس کی ترقی بھی ہو گئی۔